आज हम इस वीडियो में बेटा आप लोगों को पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। पंचलाइट कहानी हरीश्वर नाथ रेड द्वारा लिखी गई है। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 कहानियां हैं। चारों कहानियों को अथवा करके पूछा जाता है। एक में उद्देश्य होता है, 2 कहानियों में अथवा करके उद्देश्य पूछा जाता है और अथवा करके फिर 2 कहानियों में अथवा करके सारांश पूछा जाता है। ये 4 कहानियां जो आपके कोर्स में है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर, ये 4 कहानियां कोर्स में है। केवल एक प्रश्न करना होता है, चाहे आप उद्देश्य लिखिए चाहे आप सारांश लिखिए। अब हम किस तरह से लिखा जाता है, सारांश किस तरह से लिखा जाता है और उद्देश्य किस तरह से लिखा जाता है, इस पर हम आपको इसके लिए बताएंगे किस तरह से सुंदर रूप से आप प्रस्तुतिकरण कर सके, कॉपी में लिख सके। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देते हैं लेकिन उद्देश्य लिखते हैं या सारांश लिखते हैं तो कोई संकेत नहीं इंगित करते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। अगर उद्देश्य लिखे तो उद्देश्य डालें, सारांश लिखे तो सारांश स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। तो हमने एक तरीका बताया है किस तरह से आपको चाहे सारांश लिखिए चाहे उद्देश्य लिखिए, इस पर हम इस तरह से हमने लिखा है। और इसी तरह से अगर आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल देंगे, फिर उद्देश्य लिख रहे हैं, जो भी कहानी का उद्देश्य आप लिख रहे हैं उसका नाम, जैसे पंचलाइट कहानी आई तो पंचलाइट का उद्देश्य, तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, इस तरह से हेडिंग डालेंगे। फिर उसके नीचे उसके लेखक का नाम भी अंकित करेंगे, लेखक हरीश्वर नाथ रेड। फिर ये किस प्रकार की कहानी है, तो कहानी किस प्रकार की है उसको थोड़ा सा वक्राकार में हमने लिख दिया है ताकि ध्यान इस पर आकृष्ट हो। तो ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी, कैसी कहानी है? ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी। आंचलिक कहानी का मतलब बेटा ये होता है कि क्षेत्र विशेष की कहानी, उस क्षेत्र विशेष में उनका रीति रिवाज क्या है, उनका रहन सहन क्या है, किस मान्यताओं से जकड़े हुए हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में किया गया। तो बिहार अंचल, बिहार प्रांत के किसी ग्रामीण अंचल की ये कहानी है। अब हम आते हैं प्रमुख पात्र। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, इस पर इसको हम लिखते हैं। तो प्रमुख पात्र हेडिंग डाला, फिर उसके बाद पहला पात्र जो मुख्य पात्र है, महतो टोली का मुख्य सदस्य, उसका नाम है, मुख्य सदस्य का नाम है अग्नू महतो, उसको छड़ीदार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पात्र है टोली का प्रधान, क्या है, कौन है वह? सरदार के नाम से जाना, वह सरदार। तीसरा जो मुख्य पात्र है वह गोधन नाम का युवक है जो बहुत ही होशियार है और मनचला भी है। मनचला का मतलब अपने मन के मुताबिक वह कार्य कर रहा है और वो बाहर से आया हुआ रहता है। और चौथा जो मुख्य पात्र है मुनरी नाम की एक ग्रामीण लज्जाशीला बालिका है जो गोधन की प्रेमिका के नाम से जानी जाती है। और पांचवा जो मुख्य पात्र हैं वह गुलरी काकी है, जिनका जो मुनरी की माँ है, मुनरी नाम की जो बालिका है उसकी माँ है गुलरी काकी। फिर है एक कनेरी नाम की बालिका है जो मुनरी की सहेली के नाम से जानी। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हो गए। अब हम कहानी के उद्देश्य की ओर ले चलते हैं। उद्देश्य को किस प्रकार से पैराग्राफ बना करके आपको लिखना होगा।
और 80 ही शब्दों में लिखना है। अरे थोड़ा बढ़ जाए, 10 शब्द और हो जाए, 100 शब्दों में हो जाए, लेकिन 80 शब्दों, बहुत बड़ा भी ना हो और न बहुत छोटा हो। इस कहानी पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स अर्थात गैस की लालटेन, इस आलोच्य कहानी को पेट्रोमैक्स के को माध्यम बना करके कहानी गठित की गई है। यह कहानी 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण है महतो टोली द्वारा पेट्रोमैक्स खरीदना। दूसरा है पेट्रोमैक्स जलाने की समस्या। तीसरा है गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जलाना। चौथा है सरदार द्वारा गोधन को माफ करना। महतो टोली द्वारा पेट्रोमैक्स खरीद तो लिया जाता है, लेकिन इसके जलाने की समस्या खड़ी हो जाती है। उसे जलाना कोई नहीं जानता है और इस समस्या का समाधान गोधन के पास है। चूंकि गोधन पर तमाम दोषारोपण करके, तमाम प्रतिबंध लगा करके पंचायत में आने से उसे मना कर दिया जाता है, अर्थात उसका हुक्का पानी बंद करना, अर्थात पंचायत में आने से उसे मना कर दिया जाता है। यह सूचना सरदार को मुन्नी से मिलता है। सरदार बहुत सोच विचार करता है और उसको गोधन को बुला करके पेट्रोमैक्स जलवाता है। गोधन स्पीड के अभाव में पेट्रोमैक्स जला देता है। तो इस घटना के माध्यम से लेखक ने यहां पर यह दिखाया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार तथा निषेध को भी निर्मूल सिद्ध कर देती है, अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इस घटना के माध्यम से लेखक का यह उद्देश्य है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार तथा निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है और अप्रत्यक्ष रूप से कहानीकार ने ग्राम सुधार की ओर ध्यान इंगित किया है। क्योंकि जो दोष गोधन पर लगाए गए थे, उस दोष को अनदेखा करके और उसको पुनः पंचायत में बुला लेना, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्या होगा कि समाज में बुराइयां फैलती ही जाएंगी, लोगों का भय समाप्त होता जाएगा और वह बुराइयों के राह पर चलने के लिए स्वतंत्र रूप से चलेंगे। दूसरा है, लेखक का यह उद्देश्य है कि इस भौतिकतावादी युग में जहां ज्ञान विज्ञान का इतना प्रसार हो चुका है, प्रचार प्रसार हो चुका है, ऐसी दशा में भी, इस वर्तमान युग में भी कुछ गांव इतने पिछड़े हुए हैं, उनकी दशा इतनी दयनीय है, वे इतने साधनहीन हैं, वह अपना विकास करने में सक्षम नहीं है। इसलिए लेखक ने ऐसे पिछड़े हुए निम्न जाति के लोगों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है कि इसकी तरफ भी सबका ध्यान हो, इनको भी समान अधिकार मिले, समाज में इनको अच्छा स्थान मिले। जो ये संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित हैं, इनकी संकीर्ण भावनाओं से इन्हें ऊपर उठा करके इन्हें श्रेष्ठ मानवीय गुणों के
आधार पर आधार बनाकर मानवीय गुणों को इनके हृदय में पिरोया जाए कि मानवीय गुणों को आधार बना करके ही मानव अपने श्रेष्ठ मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है। ये इन्हें ऐसी शिक्षा इन्हें देनी चाहिए ताकि ये भी शिक्षित होकर के ज्ञानार्जन करके आपस में मैत्री, करुणा, प्रेम, सहानुभूति के भाव से भर जाएं। जो आपस में अज्ञानता के कारण जो आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भाव से जो भरे रहते हैं, उनका यह भाव समाप्त हो जाए और एक दूसरे समाज में साथ रह करके एक दूसरे के सुख और दुख में हाथ बटाएं। यही कहानी का उद्देश्य है।